गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हरिओम सर आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर। फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर ये है। बुक है आपकी कोर कोर्स कोर कोर्स है। इसके जो चैप्टर दिए गए हैं, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर्स, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, और इसके बाद में है लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस। ये सभी चैप्टर फ्लेमिंगो बुक के हैं और फ्लेमिंगो बुक के सभी चैप्टर दिए गए हैं और मैं आपको इसके बारे में एक एक करके बहुत ही डीपली से सभी वर्ड मीनिंग, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ हम इसको क्लियर करेंगे। और ये चैप्टर के बारे में मैं बच्चों से बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर दिए गए हैं, यदि हम इन चैप्टरों को ठीक से इनकी स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जो भी एग्जाम्स हैं, आपके एग्जाम्स 12th के एग्जाम के लिए तो है ही सिलेबस, लेकिन उससे ज़्यादा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि हम एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और यदि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी 10+2 की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी एयरफोर्स और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सबकी कोई तैयारी करना चाहते हैं तो सबके लिए ये जो एग्जाम में आने वाले जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो वर्ड मीनिंग इन बुकों से ही आते हैं और इन बुकों से आगे के बाद में आगे चल के ये इतने स्टोरेज हो जाते हैं कि जब हम स्पेशल इनकी बुक बन जाती है और वो बुक हमें फिर पढ़ने में दिक्कत होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे 10th में 12th में पढ़ रहे हैं, अगर वो यहीं से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि देखो, अब मैं इस चैप्टर को आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ और इसका अध्ययन हम अच्छे से करेंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल कर बैठे हैं और इनके वर्ड मीनिंग है उनको आप मेंशन करें, कहीं ना कहीं मेंशन करते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे तो हम इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे देखो, द लास्ट लेसन, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो का, द लास्ट लेसन चैप्टर के जो अबाउट द ऑथर के बारे में दिया गया है, अबाउट द ऑथर। अब इसमें दिया गया है इसके जो ऑथर है अर्थात राइटर, ऑथर को राइटर भी कहते हैं, अल्फोंस डो डेट। अल्फोंस डो डेट जो दिए गए हैं, अब वो उनका जन्म हुआ था 1814 में, उनका जन्म हुआ था और 1897 में उनकी मृत्यु हुई थी। वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह फ्रांस के एक उपन्यासकार थे और छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। उन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको-प्रुसियन वॉर 1817 or 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। अब इसमें ये बताया गया है कि जो चैप्टर अल्फोंस ने लिखा था वह उन दिनों लिखा गया था, इन दिनों में जब फ्रांसको और पर्सिया के युद्ध के समय में। जो समय दिया गया है 1817 और 1871,
1870 से लेकर के 1871 के बीच में इस चैप्टर को लिखा गया था। इसमें इन विच वॉज फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया। अब इसमें क्या था, इस युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांस को पर्सिया के द्वारा हरा दिया गया था। इसमें उस समय पर्सिया की कस्टडी किसकी थी? बिस्मार्क की। उस समय जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क की कस्टडी में पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया। अब बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क ने पर्सिया के जो राज थे और उनको सबको उन्होंने एकीकरण किया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो बिस्मार्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एक जॉइंट बनाया था देश आजादी के बाद। इसी प्रकार से उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया था। और ये जो दिए गए हैं वो पर्सिया के थे। पर्सिया then the consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। अब जो पर्सिया है वो सम्मिलित था किस किस के साथ में? what now are the nations of Germany, Poland और parts of Austria। जो ऑस्ट्रिया के भाग थे, पोलैंड, जर्मनी के सभी जो राष्ट्र थे उनमें वो भी शामिल था, पर्सिया शामिल था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रांच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। इसमें क्या था कि इस स्टोरी में ये बताया गया है कि फ्रांस डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रांस के जिले थे, ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, अल्सेस और लॉरेंस जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, उसके जो क्षेत्र थे, वो हैव पास्ड इनटू पर्सिया हैंड्स। अब वो किसके अधीन आ गए थे? वो पर्सिया के अधीन में थे, वो पर्सिया के अधीन आ गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इसमें पता लगाना है कि इस कहानी को पढ़ करके हमें पता लगाना है कि क्या प्रभाव पड़ा था हेड ऑन लाइफ, जीवन पर, एट स्कूल, और इस पर जो स्कूल्स थे उन पर, स्कूल में जो जीवन था उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। ये हम इसमें देखते हैं कि उसमें क्या प्रभाव पड़ा था। तो अब देखो आगे इसमें देखते हैं जो एक्सप्रेशंस, जो मीनिंग दिए गए हैं, ये सभी इनके बारे में हम आपको एक एक करके जब इसका एक्सप्लेन कराऊंगा, एक्सप्लेन के साथ साथ में मैं इसको भी बताऊंगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। एक फ्रेंच लड़का है, फ्रेंच अल्फोंस कहते हैं कि फ्रेंच एक लड़का था, तो उसने क्या किया कि उसने सुबह देरी से स्कूल गया था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह वो देरी से लिए स्कूल के लिए गया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। देखो ये मीनिंग दिया गया इसमें, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ये फ्रेज है, तो इसमें दिया गया है फील अफ्रेड। फील अफ्रेड अर्थात डर, उसने डर महसूस किया था ऑफ स्कूलिंग। जब लड़का सुबह देरी से स्कूल गया, तो आपको पता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और वो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाए तो उनको डर लगता है कि कहीं अध्यापक उन्हें डांट फटकार न करे। तो इसके लिए ही वो बता रहा है कि उसने, जब वो देरी से था तो उसे स्कॉल्डिंग में होता डांटना, फटकारना, तो उसे डांट फटकारने का डर था। और स्पेशली बिकॉज, क्योंकि, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि एम हेमल ने कहा था कि वह हमसे कि पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? वही ग्रामर का एक पार्ट है पार्टिसिपल्स, उसके बारे में वो हमसे पूछेंगे। और एंड इसके बाद में आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। हाँ, वो फ्रेंच कहता है कि मैं तो उस पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। और इसके बाद में फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए मैंने क्या सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने एक पल के लिए सोचा क्यों ना मैं भाग जाऊं। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, भागने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, या घर से, आउट ऑफ डोर्स कौन होता है? घर से बाहर, आउट ऑफ होम,
आउट ऑफ होम, घर से बाहर। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं घर से बाहर अपने समय को व्यतीत करूं, ना तो मैं स्कूल जाऊं और ना घर जाऊं, मैं घर से बाहर ही समय को व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, अब क्या था कि दिन थोड़ा सा, इट वॉज सो वार्म, गर्म था, एंड सो ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, और चमकीला, कितना चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग्स एट द एज ऑफ द वुड्स। अब जैसे ही फ्रेंच जब वहां से जा रहा था स्कूल के लिए, तो उसने क्या देखा कि द बर्ड्स, चिड़िए, पक्षी थे, वो चर्पिंग्स एट द एज ऑफ द वुड्स, एज में होता है किनारा और वुड्स में होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो वुड और वुड्स, ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसका मतलब लकड़ी होती है, टिम्बर कहते हैं इसको हम, टिम्बर, और इसका मतलब होता है जंगल, इसको फॉरेस्ट कहते हैं। तो जब उसने देखा कि वुड्स, ध्यान रखना कि जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स में एस लगती है तो वो अपने अर्थ में परिवर्तन करती है। तो एंड इसके बाद में अब जंगल के किनारे पर पक्षी थे, वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शोमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब उसके पीछे क्या था, एक वहां पर आरा मिल लगा हुआ था, आरा लगी थी, आरा मिल, आरा कह सकते हैं उसको, जो मशीन, लकड़ी काटने की मशीन होती है, उस मशीन जो आरा थी उसके पीछे ओपन फील्ड, मतलब खुले मैदानों में, पीछे खुले मैदानों में क्या था कि पर्सिया के जो सोल्जर्स थे, पर्सिया के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, और वो सभी थे ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, अब क्या था, इट वॉज ऑल मच, ये सभी थे जो, अब वो लड़का था, फ्रेंच था, वो देख रहा था, वो जा रहा था, तो वो कह रहा है इट वॉज ऑल मच मोर, ये सब अधिक टेम्पटिंग देन रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। अब वो कह रहा है कि जब मैं उस दृश्य को देख रहा था, जब मैं वहां से गुजर रहा था, पर्सिया की सेना थी, ड्रिलिंग कर रही थी, तो मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि टेम्पटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स के जो रूल्स थे, पार्टिसिपेंट्स के जो नियम थे, उनसे ज्यादा जो टेम्पटिंग का मतलब होता है मनमोहक होना, अट्रैक्टिव होना, वो अधिक अट्रैक्टिव, वो अधिक अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत आकर्षक लग रही थी, जिससे उसने देखा कि जब टेम्पटिंग अधिक आकर्षक थी। मैं आपको पता है कि जब कभी भी हम रास्ते में निकलते हैं, बच्चे निकलते हों, और कोई खेल हो रहा हो, कोई तमाशा हो रहा हो, तो निकलने वाले देखते हैं बच्चे उसको, या उसे देखने रुक जाते हैं, स्कूल के लिए देरी हो रही है तो होने दो, कोई बात नहीं है, कहीं जाना है तो जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा रहता है कहाँ पर, जो तमाशा हो रहा है, खेल हो रहा है, वो बच्चे उसकी तरफ देखने जाते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंच था, वो कह रहा है कि मैं जो रूल्स थे, पार्टिसिपेंट्स के नियम थे, उनसे ज्यादा तो मुझे अच्छा वो लग रहा था, जो अभ्यास कर रहे थे वो मुझे अच्छा लग रहा था, तो इसी की बात करना है, इसलिए मैं उसकी तरफ अधिक आकर्षक हुआ। लेकिन क्या होता है, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन रेसिस्ट में होता है विरोध करना, विरोध करना, विरोध का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट करना। तो मैंने, मेरे पास में क्या थी कि मुझे विरोध करने की मेरे पास शक्ति थी, अर्थात मैंने वहां से चल दिया, और एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए चल दिया। तो वो कह रहा है कि मेरे पास में स्ट्रेंथ, शक्ति थी, अर्थात मेरे पास में जो मेरे भाव थे, वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ रुकना नहीं है, हमें स्कूल को भी जाना है। मेरे जो मनोवेग थे, पेशेंस थे, वो फ्रेंच कहता है कि वो कह रहे थे कि नहीं, हमें स्कूल के लिए जाना है, इन चीजों को नहीं देखना है। तो मतलब इसलिए कहा गया है आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मैंने विरोध करने की मेरे पास शक्ति थी, और मैं सीधा स्कूल के लिए चल दिया, हरियर डॉग में जल्दी जल्दी से चल दिया।
अब इसके बाद में देखो, व्हेन, जब फ्रेंच कहता है आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के से गुजरा, टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। अब वो नोटिस बोर्ड के ठीक सामने भीड़ थी, क्राउड में सोती है भीड़, इसको मोब भी कहते हैं, तो उसके सामने भीड़ लगी थी फॉर द लास्ट 2 years, और 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज हैडस कम फ्रॉम देयर, अब वो कह रहा है फ्रेंड कि पिछले 2 वर्षों से यहाँ से ही जो बुरे समाचार हैं वो आ रहे हैं, अर्थात पहले ना तो टीवी मोबाइल कुछ नहीं थे, तो जो भी हमें न्यूज मिलती थी वो बड़े बड़े हॉल्स थे, जहाँ पर पब्लिक प्लेस थे, वहां से ही हमें न्यूज मिलती थी। तो उस न्यूज के लिए बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमें यहाँ पर जो बैड न्यूज, बुरे समाचार मिल रहे हैं वो यहीं से नोटिस बोर्ड से मिल रहे हैं, अर्थात बुलेटिन बोर्ड है वहीं से मिल रहे हैं फॉर द 2 लास्ट years। अब इसके बाद में क्या होता है, सभी समाचार वो यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। द लॉस्ट बैटल्स, चाहे तो युद्ध हारने का समाचार हो, ड्राफ्ट कोई आदेश आया हो, कोई मतलब ड्राफ्ट मीन्स होता है तो प्रारूप तैयार करना, कोई मतलब लिखित में कोई वहां पर प्रारूप आया हुआ हो, या फिर ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, या कोई कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके कोई आदेश आया हुआ हो। तो ये सभी आदेश जब हम देखते हैं तो ये सभी आदेश थे वो हमें कहां से प्राप्त हो रहे थे, उस बुलेटिन बोर्ड से जो एक पब्लिक प्लेस पर लगा हुआ था। इसके बाद में एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब मैंने स्वयं सोचा, फ्रेंच कहता है अब मैं स्वयं सोचने लगा कि विदाउट स्टॉपिंग, और मैं बिना रुके मैं चलता जा रहा था, और बिना रुके मैं सोचा था मैंने कि व्हाट कैन बी दस मैटर ना, अब कह रहा है अब क्या ऐसा हो सकता है, जब वो स्कूल के लिए जा रहा था, दौड़ता हुआ जा रहा था, तो वो कह रहा है कि अब ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, इतनी भीड़ हो रही है। तो इसके बाद में वो कह रहा है कि अब चल देता है सीधे, तो देन टफ एज आई हरियड बाई एज फास्ट एज आई कुड, अब वो कहता है कि जल्दी जल्दी से चलता है, इतनी जल्दी से जितना जल्दी वो चल सकता है, आई कैन आई वुड, जितनी जल्दी से वो चल सकता है वो चलने लगा। और द ब्लैक स्मिथ वक्टर, एक लोहार था वक्टर, तो हु वॉज देयर, वो वहां पर था, जो वहां था विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्यूपल, प्यूपिल, डिसिपल कह सकते हैं उसको हम, प्यूपल कह सकते हैं, डिसिपल कह सकते हैं, अर्थात जो प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो उनके साथ था। ट्रेनर का मतलब होता है उसके साथ में जो उसका शिष्य जो वहां पर काम करना सीख रहा था, तो उसे अप्रेंटिस कहते हैं, पीपल कह सकते हैं। पीपल का मतलब होता है छात्र होना, शिष्य होना, जो रीडिंग द बुलेटिन, जो वो क्या कर रहा था, उस समाचार को पढ़ रहा था, जो न्यूज आई थी उसको भी वहां पर वो पढ़ रहा था। तो वो उसके बाद में जब देखते हैं तो कॉल्ड आफ्टर मी, उसने क्या किया, मुझे पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज मत जाओ, बॉफ, बच्चे, बॉमिस बच्चे फ्रांस भाषा में दिया गया है। तो उसने कहा कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे से आवाज आई थी, मुझे पुकारा उसने, तो कह रहा है कि डोंट शो, अब वो कहता है कि मुझे इस तरह से उसने पुकारा और मुझसे कहता है कि डोंट गो सो फास्ट, आप इस तरह से इतने तेजी से मत दौड़िए, जितने तेज से आप चल रहे हैं वो आप मत चलिए।
तो इसके बाद में वो कहता है कि अब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल पहुंचने में तो काफी समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल पहुंचने में काफी समय है। इसीलिए वो बोलता है कि इतना जल्दी जल्दी से मत जाइए आप, तो आपके पास फिर काफी प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है अधिक समय होना। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब जब उसने मुझसे बोला कि स्कूल जाने के लिए काफी समय है, आप इतनी तेज से मत जाइए, तो मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे मजाक कर रहा है, शायद वह मुझसे मजाक कर रहा है। तो अब फन ऑफ मी, मुझसे मजाक कर रहा है। तो एंड इसके बाद में रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब वो कहता है कि जब चल रहा था तो वो कह रहा है मुझसे मजाक कर रहा है, और रिच्ड एम हेम्बल लिटिल गार्डन, एम हेम्बल के छोटे से गार्डन में वो पहुंचा जो ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब होता है हाँफना, पेंटिंग, हाँफते हुए, इसका मतलब होता है हाँफते हुए। ध्यान रखना, आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब ये मत समझना कि आदमी डेड हो गया, वो मर गया, भाई आउट ऑफ ब्रीथ सांस नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं है, अर्थात वह हाँफते हुए वहां पहुंच गया। अब यूजली सामान्य व्हेन जब स्कूल बिगिन, स्कूल लग चुका, स्कूल प्रारंभ हो गया, और देयर वाज अ ग्रेट वसल। अब उसके बाद में ग्रेट वसल, अब ये मीनिंग देखा था हमने, ग्रेट वसल का मतलब होता है हलचल होना। क्या होना? हलचल, अफरा तफरी कह सकते हैं। तो वहां पर देखा गया कि जब फ्रेंच था तो फ्रेंच जा रहा था, तो उसने देखा कि जब स्कूल पहुंचा और तो एम एमएल के गार्डन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर हलचल हो रही है। अर्थात हलचल का मतलब होता है कि जिस तरह से हमने देखा कि बच्चे इधर से उधर हलचल पैदा कर रहे हैं, अर्थात फिजिकल मूवमेंट होना, ये कह सकते हैं उसको हम। फसल का मतलब हलचल, फिजिकल, इसको हम स्टर भी कहते हैं, या फिजिकल मूवमेंट, इसको हम फिजिकल मूवमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। फिजिकल मूवमेंट। तो अब बसल, ग्रेट बसल हो रहा था, तो विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो वहां पर इतनी हलचल पैदा हो रही थी, फिजिकल मूवमेंट इतना हो रहा था, बच्चे इधर से उधर इतने जा रहे थे कि उसे, जिसको विच कुड बी ईयर्ड, इसे सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट, गली से। वहां पर इतनी हलचल पैदा हो रही थी तो वहां पर हर कोई व्यक्ति उसे सुन सकता था। अब गली से, जो गली थी उससे बाहर भी उसे सुन सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। अब वहां पर आवाज कितनी हो रही थी कि ओपनिंग, खुलने की, और बंद होने की ऑफ द डेस्क, जो दरवाजा डेस्क थी उनके बंद होने और खुलने की आवाज आ रही थी। जो लेसन रिपीटेड, और पाठों को दोहराया जा रहा था इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में। अब एक स्वर का मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में, इसके साथ में कंसिस्टेंस, जो कंसिस्टेंस होती है एक स्वर में एकता के साथ में पाठों को बार बार रिपीट किया जा रहा था। अब हमने देखा कि कंसिस्टेंस के साथ में हम इनको देख रहे थे, इसको इस कंसिस्टेंस, एकता के साथ,
मतलब यूनिसन का कंसिस्टेंस के साथ में, एकता के साथ में इसको सभी चैप्टरों को दोहराया जा रहा था। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब वो कह रहा है, फ्रेंच कहता है कि अच्छा समझने के लिए अपने कानों के ऊपर हाथ रखने के साथ, मतलब हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि इतने तेज से दोहराया जा रहा था कि कोई अपने कानों पर हाथ रख ले तो उससे ज्यादा समझ सकता है। कि अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर, अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेगा ना, फिर भी वो उसे अधिक समझ जाएगा, अच्छा समझ लेगा। तो इसलिए कह रहा था कि इतना शोर हो रहा था वहां पर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग, और जो अध्यापक की जो ग्रेट रूलर मीन्स पैमाना, इसे कहते हैं छड़, डंडा, रोल, जो रैपिंग थपथपा रहे थे ऑन द टेबल। जो अध्यापक थे इधर से उधर चल रहे थे, तो अपनी जो रोल थी, उस रोल को, रूलर कहते हैं, रोल थी, उस पैमाने को रूलर कह सकते हैं, एक बड़े पैमाने को, जो छोटी सी छड़ी होती है, उस छड़ी को रैपिंग थपथपा रहे थे ऑन द टेबल पर। बट लेकिन ना, बच्चों को शांत करने के लिए टीचर्स जब डंडे मारता है टेबल पर, इस तरह से थपथपा रहे थे, तो इस तरह से वो छड़ी को उस पर टेबल पर मारता है इस तरह से, तो उस तरह से वो थपथपा रहे थे। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब क्या था यहाँ, इट वॉज ऑल, सब कुछ था, सो स्टिल, शांत था। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन वो अब कह रहा है कि वहां पर ऐसा सब कुछ था, लेकिन अब बिल्कुल वो शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब क्या था कि जब मैंने आई हैड काउंटेड ऑन द commotion, commotion में होता है हलचल, मैंने टू गेट द माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब फ्रेंच कहता है कि मैंने ये सोच रखा था कि बिना किसी के देखे हुए अपनी डेस्क पर, मैं बिना किसी के देखे हुए अपनी डेस्क तक, बिना उस शोरगुल में, कमोशन का होता है शोरगुल, फिजिकल मूवमेंट, ये इसका मीनिंग है। कमोशन का मतलब फिजिकल मूवमेंट, अर्थात जो हलचल हो रही थी उस हलचल में मैं वहां तक काउंटेड ऑन पहुंच जाऊं। अब वो कहता है कि जैसे मैं वहां पर पहुंच जाऊं, कहां पर, जहां अपनी डेस्क थी, बेंच पर बैठना था मुझे, उस टेबल पर मैं बिना किसी के देखे हुए अपने टेबल पर पहुंच जाऊं, उस हलचल के मध्य, जो हलचल थी उस हलचल के मध्य में मैं वहां पर पहुंच जाऊं। अब जैसे कि ध्यान रखना, कमोशन और वसन, ये दोनों मीनिंग सेम है, हलचल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट कह सकते हैं उसको। तो बट लेकिन क्या होता है, आपको संधि, अब कोर्स क्या होता है कि दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग। अब लेकिन ये मैंने सोच रहा था कि मैं ऐसा होगा तो इस तरह से मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन ये था कि प्रत्येक जो चीज थी वहां पर, प्रत्येक वस्तु थी वहां पर, जो प्रत्येक चीज थी, टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, इस तरह से शांत थी जिस तरह से सुबह, जो संडे की सुबह होती है, जो रविवार होता है, रविवार की जो सुबह होती है, उसकी तरह ही पूरा स्कूल शांत था उस दिन भी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुबह संडे को कोई स्कूल में नहीं आता है, तो स्कूल नहीं जाता है तो स्कूल कैसा रहता है, रोज रहता है, तो स्कूल नहीं जाता है, शांत रहता है स्कूल। तो उस दिन भी उसने देखा कि सब कुछ शांत था, और थ्रू द विंडोज, और खिड़कियों से देखा, खिड़की से आई सो माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को, मैं जब खिड़की से देखा तो मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन अ देयर प्लेस, वो अपने स्थानों पर बैठे हुए थे, वो सभी अपने अपने स्थानों पर थे। और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन एंड, अब इसके बाद में अप्स एंड डाउन्स, एम हैमल थे, वॉकिंग, इधर उधर चल रहे थे, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है
इधर उधर चलना, इधर उधर, अप्स एंड डाउन। तो अपनी टेरिबल आयरन रूलर्स अंडर हिज आर्म, अपनी जो एक भयानक आयरन छड़ी थी, लोहे की जो छड़ी होती है, वो अपनी आर्म में दबा, अपनी जो आर्म है उसमें इस तरह से दबा करके वो अपनी इस भयानक छड़ी के साथ में इधर उधर चल रही थी। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, और एंड गो इन, मैं अंदर गया, अब बिफोर एवरीबॉडी, प्रत्येक के सामने, और मैं प्रत्येक के सामने अंदर गया। यू कैन इमेजिन, और तुम कल्पना कर सकते हो, यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉच। अब वो कह रहा है कि जब मैं देरी से था, पूरी क्लास चल रही थी, तो पूरी क्लास चल रही थी तो मैं देर से तो था ही, पहले से सभी लोग बैठे हुए थे। तो वो कहना चाहता है फ्रेंच, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मुझे कितनी ब्लश मिस होता है, सेम, शर्म होना, तो मैं मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई और कितना मैं फ्राइटन में भयभीत हुआ और डरा। तो वो कहता है कि जब मैं सभी के सामने से होकर के क्लास में जा रहा था तो मैं कितना शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई और मैं कितना डरा था। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहा है कि मैं डरा, लेकिन ऐसा, वो ये सब चीजें अपने मस्तिष्क में सोच रहा था कि स्कूल जाऊंगा तो ऐसा होगा। वो कहना चाह रहा है कि स्कूल जाऊंगा तो इस तरह से होगा, लेकिन ये सब चीजें नहीं हुई। क्या हुआ उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सूमी, एम हेमल ने मुझे देखा और सेड वेरी काइंडली, और बड़े दयालुता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ, और लिटिल फ्रेंच, ये कोई यहाँ उसका नाम आया फ्रेंच। अब लेकिन वो सभी अपने मन में ये सब चीजें उसने बिठा ली थी कि मैं स्कूल जाऊंगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो पहले से डर रहा था। वो कह रहा है कि इतना डर रहा था। तो अब वो बोलता है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और उन्होंने मुझसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली में, शीघ्रता से, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, ये नन्हे से फ्रेंच, आप अपने स्थान पर जाइए। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अब वो कहना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे बिना ही इसको स्टार्ट कर रहे थे। एम हेमल जब फ्रेंच से बोलते हैं कि वो कह रहे थे कि हम तो बिना तुम्हारे ही उसे स्टार्ट कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, अब एम एमएल के जो शब्द बोले थे, अब उसके बाद में बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने सब अपने स्टूडेंट से शब्द बोले थे कि आप अपने स्थान पर चले जाइए। लेकिन आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो फ्रेंच कहता है कि मैं अपनी जो बेंच थी उसके ऊपर से उछला और सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। मैं जल्दी से उछला और अपनी डेस्क पर बैठा। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, तब तक नहीं, when जब आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि कब तक, जब तक मैंने एक छोटा सा, माई फ्राइट का मतलब होता है डर, भय, कि मैंने अपने उस डर को काबू नहीं पा लिया था, तब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा, गॉट अ लिटिल ओवर, लिटिल ओवर में होता है, ओवर में जीतना होता है। तो जब तक मैंने उस पर काबू नहीं पा लिया था, डर पर, जब तक मैं वहां पर, जब तक नहीं, तो मैं वहां बैठा अपनी, और इसके बाद में डिड आई सी, और उसके बाद में डिड आई सी दैट, क्या मैंने देखा कि दैट अवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो अब वो जैसे वहां बैठा, अब बिल्कुल
थोड़ा सा वो डर था उसके मन से निकल गया। अब डर के निकलने के बाद में अब वो कहता है कि जब मैंने देखा कि दैट कि अवर टीचर हमारे अध्यापक थे हैड ऑन हिज ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो एक सुंदर हरे रंग का जो कोट था उसमें थे, वो पहने हुए थे। और हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, जो थोड़े से चमकीले कपड़े जैसे होते हैं, फ्रिल्ड होना झालरदार। झालरदार जो शर्ट थी वो पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी जो काली सिल्क की जो टोपी थी वो पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर, जो कि कढ़ाईदार थी। एम्ब्रॉयडर में होता है उस पर कढ़ाई, नक्शा नक्काशीदार कढ़ाई होती है, वो उस पर एम्ब्रॉयडर हो रही थी, कढ़ाई हो रही थी, कढ़ाई होना। और दैट एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है कढ़ाई, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हम मशीनों के द्वारा उस पर कढ़ाई करते हैं, नक्काशीदार कढ़ाई होती है, उसको एम्ब्रॉयडर कहा जाता है। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। अब वो फ्रेंच कह रहा है कि उन्होंने कभी भी नहीं पहने थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, या तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करने वाले दिन, निरीक्षण वाले दिन, या कोई प्राइस या फिर कोई पुरस्कार वितरित होता था उस दिन ये कपड़े पहनते थे। या फिर कोई व्यक्ति स्कूल का निरीक्षण करने आ रहा है, इंस्पेक्शन करने आ रहा है, या उस दिन वो कपड़े पहनते थे। तो उसके सिवाय वो कभी कपड़े पहनते नहीं थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड शो, और पूरा स्कूल था एक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस प्रकार से हम देखते हैं पूरा स्कूल था वो स्ट्रेंच, एक अजीब सा महसूस हो रहा था, अजीब सा प्रतीत हो रहा था। एंड सोलेम, और गंभीर। सोलेम का मतलब होता है सीरियस, हालत में बहुत ही गंभीर, जो कभी भी हमने देखा नहीं था ऐसा फील हो रहा था, और बड़ा अजीब सा लग रहा था कि स्कूल इस तरह से कभी हमने देखा ही नहीं, बहुत गंभीर था। सोलेम का मतलब होता है गंभीर होना, सीरियस होना। बट लेकिन द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड, अब इसके बाद में जब वो देखते हैं कि हमने सब चीजें देखी कि स्कूल इस तरह से लग रहा था, तो अब इस तरह से लग रहा था कि स्कूल की, अब तक हमने स्कूल को कभी इस तरह से देखा ही नहीं था। तो ये सब चीजें हम देख रहे थे। तो इसके बाद में देखो इसको सी डेट, सी डेट सोलेमन का होता है सी डेट, गंभीर होना। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, अब इसके बाद में कहता है बट लेकिन जो वस्तुएं थी दैट सरप्राइज्ड, आश्चर्य किया, उन सभी चीजों ने मुझको आश्चर्य किया। मोस्ट मीन्स अधिकांश, और सबसे ज्यादा मुझे चकित किया वॉज टू सी, जिन्हें देखा था। ऑन द बैक बेंचेस, और पिछले की जो पीछे वाली बेंचेस थी उन पर जिन चीजों को मैंने देखा उन सब चीजों ने मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया। तो दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की हम रूम बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, तो पीछे की बेंच हमेशा बच्चे कम आते हैं तो खाली रहती है। लेकिन उस समय क्या था कि हमने पीछे की जो बेंचें थी उनको देख करके बड़ा मुझे सरप्राइज हुआ इसके बारे में।
कि सभी जो सीटें थी वो खाली, हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स। अब क्या था कि गांव के लोग थे वो सिटिंग बैठे हुए थे क्वाइटली में शांतिपूर्वक, लाइक अवरसेल्फ हमारी तरह, मतलब हम जिस प्रकार से स्कूल में बैठते हैं उसी प्रकार से गांव के जो लोग थे वो उस पर बैठे हुए थे उन बेंचों पर। तो इसलिए उसे देख करके बड़ा मुझे अचंभा सा लगा, अजीब सा लगा इस तरह से देख करके। और ओल्ड हॉसर, अब इसमें एक व्यक्ति थे पुराने, ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, इनके 3 कोने वाली टोपी थी, और दैट फॉर्मर माई। और इसके बाद में देखा कि कॉर्नर दैट फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर थी, फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके बाद में दूसरे और अन्य लोग थे। बिसाइड्स एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक व्यक्ति था, इसके तरफ और भी लोग थे, और प्रत्येक व्यक्ति कैसे थे, दुखी दिख रहे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। और इसके बाद में होसर हैड ब्रॉड एंड ओल्ड प्राइमर, तो वह होसर थे, वह एक लाए थे प्राइमर का मतलब होता है बाल पोथी, जो पहले हम पढ़ते थे, छोटी सी किताब होती थी, उस बाल पोथी को वो लेकर आई थी। इसमें थम्ड एट द एज, देखो ये इडियम है, इडियम फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि बार बार कोई चीज को हम यूज करते हैं तो वो फट जाती है। तो इस प्रकार से उनके पास पुरानी थम्ड एट द एज, बार बार मोड़ मोड़ करके, मतलब पलट पलट करके, वो थम्ड में तो ऊँटा होता है, एज में किनारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फ्रेज दिया गया है पूरा कि जो चीजें पुरानी पड़ गई थी, मतलब बार बार पलट पलट कर करके के देखा गया था कि वो कैसी हो गई थी, पुरानी हो गई थी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि बुक्स होती है तो हम बार बार उस बुक्स को पलटते हैं तो उसके कॉर्नर होते हैं वो फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, तो इस तरह से ही वो पुराने हो गए थे। एंड और ही हेल्ड इट, अब वह उसके पकड़े हुए थे, ओपन ऑन एज नीच, अपने घुटनों पर खोल करके। अब वो कहते हैं कि वह अपने घुटनों पर उसे खोल करके पकड़े हुए थे, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, तो उस पेजों के ऊपर उनका चश्मा पड़ा हुआ था। मतलब इस तरह से हम एक लैब में रख लेते हैं, तो अपने इस तरह से देख रहे हो, इस सीन में दिया गया है उस पर कि वो अपने उस चश्मे को कहां पर रखे हुए थे, अपने उस बालपोती थी उसके ऊपर घुटनों पर रख करके उसे वो बैठे, उसे पकड़े हुए थे, जैसे कि ये पिक्चर में हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से पकड़े हुए हैं। तो इसके बाद में वाइल, जब ही क्या होता है, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, तो मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मींस होता है बैठना, माउंटेशन का मीन्स बना हुआ, माउंटेशन से बैठना, एक स्थिर होना। तो एम हेमल थे अपनी चेयर पर स्थिर थे, बिल्कुल बैठे हुए थे, और एंड इन द सेम ग्रीफ एंड जेंटल स्टोन, और वह किस तरह से बैठे हुए थे, इन द सेम ग्रीफ, एक बड़ी गंभीर, उसी गंभीरता के साथ में, और एंड जेंटल, एक टोन विच ही हैड यूज टू मी, इस तरह से ऐसी सज्जनता के साथ में जो वो हमसे, वो है मुझसे प्रयोग किया करते थे, जो हम पर यूज टू, मुझसे प्रयोग किया करते थे, और कहा माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, तो इस तरह से वो ऐसे टोन में बैठे थे। जब एम हेमल वहां पर देखा गया कि एम हेमल थे, तो अब वहां फैजी ने देखा कि वहां पर उस तरह से बैठे हुए थे। अब जब वो कहते हैं कि एक अलग से एक टोन, एक अंदाज होना, एक अपने अंदाज में बैठे हुए थे लगातार, और वो कहते हैं कि इस तरह से मैं बैठा हुआ था,
तो उससे गंभीरता के साथ में एक जेंटल सज्जनता के अंदाज में बैठे हुए थे। जेंटल टोन का मतलब होता है, इसको मीनिंग का है, इसका मतलब होता है अंदाज। ये कैसे अंदाज में बैठे हुए थे, और भी जिसमें ही हैड यूज्ड टू मी, जो वह मुझ पर प्रयोग करते थे। और उन्होंने कहा, जिस तरह से वह बैठा करते थे, और उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम चैप्टर है, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। अब वो बताते हैं, एम हेमल कहते हैं कि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। जो बर्लिन शहर है जर्मनी से, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी से आदेश आ चुके हैं टूच, इसके लिए टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस और लॉरेंस, एल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब देखो वो कहते हैं कि अगले दिन, देखो ये सेंटेंस है, मैं बता देता हूँ, इसको ग्रामर का है। इसमें बच्चे, जैसे कि इसका मीन्स ये है कि द न्यू मास्टर, कि नए अध्यापक हैं, वो कल आ जाएंगे। अब इसकी जो वर्ड्स हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं, तो इसकी हिंदी के बारे में देखते हैं, तो ये इसकी जो भी साउंड्स बन रही हैं वो फ्यूचर की बन रही है, लेकिन इस सेंटेंस टुमारो के लिए दिया, फ्यूचर में हम देखा कल आ जाएंगे, तो फ्यूचर का सेंस आ रहा है, लेकिन नहीं, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। तो कल मास्टर आ जाएंगे, और दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह है तुम्हारा अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ है। फ्रेंच लेसन अर्थात फ्रांस की जो भाषा है उसका पाठ है। आई वांट यू, मैं चाहता हूं कि यू टू बी वेरी अटेंट, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक लें। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसको आप सुने, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। तो व्हाट इज थंडर